नमस्कार साथियों, मिशन ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आप सभी को एक जानकारी के तौर पर दे रहे हैं कि मिशन ऑनलाइन एकेडमी की टीम आने वाली सक्षमता परीक्षा जो बहुत निकट होने वाली है, बहुत जल्द होने वाली है, इसके लिए पूरा टीम आपके लिए तैयार बैठी है। आप उसे आप उसकी टीम बिल्कुल प्रत्येक दिन आप 6 बजे शाम से लेकर के 9 बजे शाम तक आप लाइव क्लास आ सकते हैं, लाइव क्लास जुड़ सकते हैं। और इस लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आप इस नंबर को नोट कर लेंगे 7992258422। ये नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पर सिर्फ आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है या आप ये व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पे क्या करना है, आप मैसेज कर दीजिए और ये इस क्लास में जुड़ने के लिए, लाइव क्लास में जुड़ने के लिए प्रत्येक चीज बता दिया जाएगा। साथ ही तो आप सभी उन तमाम नियोजित भाई बहनों से कहना है, उन तमाम बिहार के नियोजित भाई बहनों, लगभग 3.5 लाख भाई बहनों के लिए यह मिशन ऑनलाइन एकेडमी की टीम बिल्कुल मजबूती से आपके बीच खड़ा हो रही है। और इसके लिए विभिन्न सब्जेक्ट का, अलग अलग टीचर, स्पेशलिस्ट टीचर के लिए साथ लेकर के टीम उपस्थित आपके बीच हुई है। तो साथियों, कहा जाता है हर पल पर ही तेरा ही नाम होगा, हर पल पर ही तेरा ही नाम होगा, तेरे कदमों पे दुनिया को सलाम होगा, तेरे कदमों पर दुनिया को सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। साथ ही एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। आप सिर्फ क्या करेंगे, दिल से आप मिशन ऑनलाइन एकेडमी टीम से जुड़ जाइए और देखिए बहुत आसानी से सक्षमता परीक्षा क्वालिफाई कर जाएंगे। और क्वालिफाई ही नहीं, अच्छा से अच्छा, अधिक से अधिक मार्क्स लेने में आप सफल हो जाइएगा। तो साथ ही तो जल्दी से, समय नहीं है, बहुत कम समय में एग्जाम आपकी होने वाली है, इसलिए आप इस नंबर पर क्या करेंगे, इस नंबर पर सेव कर लीजिए और आप कांटेक्ट कीजिए, आपको बिल्कुल आसान रास्ता बता दिया जाएगा। तो आप बताएंगे कि आज आज का फिजिक्स का सेशन लेकर आपके बीच प्रस्तुत है। तो जैसे आज की क्लास होती है, थोड़ा ध्यान पूर्वक देखेंगे, 35 से 40 मिनट बिल्कुल ध्यान से पूरी क्लास देखिए, स्किप मत कीजिए। और आप जज कर सकते हैं कि मिशन ऑनलाइन एकेडमी टीम के साथ मुझे क्लास करनी है या नहीं करनी है, आप निश्चित रूप से जज कर सकते हैं। तो साथी, तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है किसी पिंड का भार, यानी किसी पिंड का भार क्या होता है। ऑप्शन ए नंबर में दिया है, पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ऑप्शन नंबर 1 में है। दूसरा है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तीसरा है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। चौथा ऑप्शन है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। आपको साथ ही यह बताना है किसी पिंड का भार, आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कैसे कैसे होती है इसकी जवाब देनी है। तो आपको जानकारी दे दी साथी, कहता पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे, पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी अर्थात स्मॉल जी का मान क्या होता है, कम जाता है। क्या होता है, कमता है, जिससे आप क्या करते हैं, घटता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, घटता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घट जाता है। अब देखिए पृथ्वी के, अब यहाँ पर कहता है पृथ्वी के सभी स्थानों पर मान एक समान होता है, तो बिल्कुल सभी स्थानों पर एक समान मान नहीं होता है। तो क्यों, जी का मान ऊपर या नीचे जाने पर पृथ्वी में क्या हुआ, मान में परिवर्तन होता है, अर्थात घट जाता है। अब अगला प्रश्न है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अब दूसरा ऑप्शन है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। आपको बता दे साथी, विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान अधिकतम नहीं, क्या होता है, न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अब कह रहा है क्वेश्चन
मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है? बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी भी पिंड का भार, कहता है किसी पिंड का भार ध्रुव पर अर्थात पोल पर क्या होता है? अधिकतम होता है। पोल पर क्या होता है? अधिकतम होता है। किसी भी पिंड के भार पोल पर क्या होता है? अधिकतम होता है। अब अगले, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान में क्या होता है? घूर्णन गति बढ़ेगा। यदि पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और पृथ्वी का घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी का क्या होता है? घूर्णन। यदि घूर्णन गति क्या होगा? गति यदि बढ़ेगा, गति यदि क्या होगा? बढ़ेगा, तो इसका मान क्या होता है? जी का मान कम जाएगा। जी का मान कम जाएगा, यानी कम जाएगा। चलिए, यदि घूर्णन गति, घूर्णन गति बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। यदि घूर्णन गति कम जाएगा, यदि घूर्णन गति कम जाएगा तो जी का मान क्या होगा? जी का मान बढ़ जाएगा। जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप बिल्कुल इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, इस पॉइंट आप नोट कर लेंगे। तो प्रश्न आपका है, किसी पिंड का भार क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी के पोल पर अधिकतम होता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं, अगला प्रश्न आपके बीच में, अगला प्रश्न कहता है, लिफ्ट में, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट, लिफ्ट में व्यक्ति का भार अधिक हो जाता है। कब अधिक हो जाता है? एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे जा रही हो, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। अतः है लिफ्ट में पृथ्वी के भार अधिक हो जाता है। कब अधिक हो जाता है? आप बताएंगे कब अधिक हो जाता है? तो आपको बता दें साथी, जब समान वेग से, जब समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है लिफ्ट, जब समान वेग से ऊपर जाती है या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थिर पिंड का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थिर पिंड के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब नीचे की ओर जाने पर भार उसका घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थ उसका कम प्रतीत होता है। अब देखिए, कहता है एक समान से ऊपर जा रही हो तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक समान वेग से नीचे जा रही हो, जब नीचे जाते रहेगा तो उसका भार क्या होता है? कम प्रतीत होगा, घटा हुआ प्रतीत होगा। अब कहता है ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे तो अधिक, अधिक भार क्या करेगा? अनुभव करेगा, अधिक भार का अनुभव करेगा। अब नीचे में क्या होता है? कम का करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। कहता है लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट ऊपर की ओर, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे तो उसका भार क्या होता है? अधिक हो जाता है। होता है? अधिक हो जाता है। ये अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में, अगला प्रश्न है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, किसी पिंड को पृथ्वी से क्या कर, कहां ले जाना है? चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है? उसका द्रव्यमान भिन्न होगा परंतु भार वही रहे। दूसरा ऑप्शन है, उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएगा। तीसरा है, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेंगे। प्रश्न कहता है, जब पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएगा, तो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो आंसर आपका क्या होगा इसमें? आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। अतः उसका द्रव्यमान व भार दोनों, उसका क्या होगा? उसका नहीं, डी नहीं होगा, तो उसका क्या हो जाएगा? उसका, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार, उसका द्रव्यमान क्या होगा? वही रहेगा, भार अलग अलग हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार क्या होगा? भिन्न हो जाएगा। उसका भार क्या होगा? भिन्न हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो उसका त्वरण दुगुना हो जाता है, उसका संवेग दुगुना हो जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है, उसकी स्थिति ऊर्जा दुगुनी हो जाती है। अब कहता है किसी पिंड का वेग दुगुना हो तो क्या होता है, तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर जैसे ए बराबर क्या करते हैं v माइनस यू बटा क्या होता है, v माइनस यू बटा क्या होता है t होता है। अब देखिए इसमें यदि v का दुगुना कर दे तो इस सब के मान पर भी डिपेंड करता है, उसका त्वरण दुगुना नहीं होता है। अब देखिए संवेग, तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना वेग। मान लीजिए द्रव्यमान आपका कांस्टेंट रहेगा, यदि वेग को 2 से गुना कर दिया तो ये संवेग भी क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। सर क्या होगा आपका, उसका संवेग भी क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। जब वेग को दुगुना किया जाएगा तो उसका संवेग क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अब कहता है कि स्थिति गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, इसे भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, गतिज हाफ एम वी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर। यदि इस वेग को दुगुना कर दिया जाए, यहाँ पर 2v हो जाएगा तो 2v स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर, साथ क्या होगा ये 4 गुना हो, क्या गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा वाला आंसर आपका नहीं होगा। अब कहता है उसकी स्थिति ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होती, स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है, स्थिति एम जी एच क्या होता है, इसकी स्थिति ऊर्जा एम जी एच, एम जी एच होता है, जिसमें इसमें वेग की कोई चर्चा ही नहीं है। एम जी एच में क्या है वेग कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, एम जी एच कोई वेग इसकी है। तो क्या होगा जब किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाता है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, उसका संवेग के क्या गुना हो जाएगा, उसका संवेग 2 गुना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न आपका है, कहता है किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितना होगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसका गतिज ऊर्जा कितना होगा, तो कहता है दुगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, 4 गुना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगी। तो देखिए तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। अब देखिए तो v को क्या होना चाहिए 2v हो जाएगा, तो 2v हो जाएगा तो 2v स्क्वायर हो जाएगा, दो दूनी 4v स्क्वायर, कितना गुना हो गया तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना क्या हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। जब किसी पिंड का वेग 2 गुना होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना गुनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपके 6 नंबर है, कहता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है, अर्थात किस यंत्र से वायुमंडल दाब को मापते हैं, किस यंत्र से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। तो कहता है द्रव्य घनत्व मापी, आर्द्रता मापी, बैरोमीटर और ऊंचाई माप, यानी दाब को मापने का यंत्र कौन है बैरोमीटर, दाब के मापने का यंत्र कौन सा है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर का, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अब अगला प्रश्न आपके पास है किसी पिंड का अधिकतम भार, अब देख किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है, वायु में, हाइड्रोजन में, जल में, निर्वात में। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ,
किसी पिंड का मैक्सिमम भार कहाँ पर होगा, कहाँ होगा? तो बताएंगे किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा, तो कहाँ होगा? तो अधिकतम भार कहाँ होगा? निर्वात में। निर्वात में अधिकतम भार होगा किसी पिंड का, जहां पर कुछ नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जब जल में आप जाएंगे तो भार आपका क्या हो जाएगा? बहुत हल्का होने, क्योंकि जल का भी प्रेशर होता है, उत्प्लावन बल भी उसमें रहता है, इसलिए आपका भार क्या होगा? बहुत कम जाएगा। तो सबसे कम सबसे अधिक किसमें भार होता है? तो निर्वात में होगा, निर्वात में होता है। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8 में, जब एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, नीचे गिर जाता है, पूर्वत बना रहेगा, पहले ऊपर उठेगा, तत्पश्चात नीचे गिर जाएगा। अतः जल में अब कहता है एक जल भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो बर्फ के पिघलने पर बीकर का क्या होगा? बीकर में जल का स्तर क्या होगा? बीकर में जल का स्तर क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है एक जल भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब जल भरा हुआ है, उसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो क्या उसका वैल्यू, तो उसका क्या होगा? जब बर्फ पिघल जाएगा तो क्या होगा? तो वह ऊपर उठ जाएगा जल? बिल्कुल नहीं ऊपर उठेगा। नीचे गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। वह क्या होगा? पूर्वत बना रहे, वह जैसे था वैसे ही आपका बना रहेगा, उसका स्तर उसी तरीका से रहेगी, पूर्वत रहेगा, पहले की अनुसार रहेगा, अर्थात सेम रहेगा, बराबर का। आइए, निम्नलिखित द्रवों में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या? उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? जल, ईथर, पारा, एल्कोहल। कहता है वैसे द्रव में, वैसे आप जानते हैं कि ठोस जो पदार्थ होती है उष्मा का अधिक अच्छा चालक होता है, और द्रव क्या होता है? उससे कम होती है, और गैस क्या होता है? और उससे कम होती है, उष्मा का चालक जो है कम होता है। तो ये कहता है कि द्रव तो उष्मा का चालक होती है लेकिन कम होती है, सबसे अधिक अच्छा चालक कौन है? तो इस अच्छा चालक कौन है? तो ये पारा है। पारा क्या है? एक द्रवीय पदार्थ है। पारा क्या है? एक द्रव में है, और ये उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है पारा। इसलिए आप देखते होंगे मानव का थर्मामीटर, यानी ताप मापने के थर्मामीटर में क्या किया जाता है? पारा भरा जाता है। मरकरी रहता है जो उष्मा का अच्छा सुचालक होता है, टेम्परेचर को अच्छी से बताती है, माप बताती है। सर क्या इसका होगा? पारा होगा। सर क्या होगा? पारा। 10 नंबर प्रश्न आपके बीच में, 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? किसका मापन करता है? आर्द्रता मापी, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व का, दूध की परिशुद्धता का, आपेक्षिक आर्द्रता का, वायुमंडलीय दाब का। अभी आपने पढ़ा है वायुमंडलीय दाब के मात्रक को मात्र क्या होता है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या है? बैरोमीटर। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर। क्या? लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापने का यंत्र क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर कहते हैं। अब क्या आर्द्रता मापी कर रहा है? क्या कर रहा है? आर्द्रता मापी। तो आर्द्रता मापी तो क्या करते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। क्या करते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता का मापन करता है कौन? आर्द्रता मापी क्या करता है? आपेक्षिक आर्द्रता की माप करता है, माप करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे लंबी होती? किसकी होती है? पराबैंगनी, गामा किरण, किरण की यहाँ पर क्या होगा? किरण है, यहाँ पर क्या होगा? गामा किरण की, प्रकाश किरणें की, अवरक्त किरणें की। इसकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे लंबी होती है।
इसकी वेवलेंथ सबसे लंबी होती है। अब देखिए देखिए ध्यान दीजिए एक एक करके। जैसे पराबैंगनी है, पारा पाराबैंगनी पाराबैंगनी की खोज किसने किया? पराबैंगनी किरणें की खोज जो है रीटर ने की था। इसकी खोज किसने किया? रीटर ने की। इसकी खोज किसने किया? रीटर ने किया था। और इसका वेवलेंथ कितना है? 10 के पावर -8 मीटर से 10 के पावर -8 मीटर से 10 के पावर -7 मीटर तक इसका कितना है? इसका वेवलेंथ है। इसका क्या है? वेवलेंथ है। अब देखिए गामा किरण जो है, गामा किरण की खोज किसने किया? तो पॉल बिलार्ड ने। किसने किया? पॉल बिलार्ड ने। पॉल बिलार्ड ने गामा किरण की खोज किसने किया? पॉल बिलार्ड ने किया था। पॉल बिलार्ड ने किया था। और गामा किरण का वेवलेंथ 10 के पावर -14 मीटर से 10 के पावर -14 मीटर से 10 के पावर -10 मीटर तक होता है। 10 के पावर -10 मीटर तक होता है। अब देखिए अवरक्त किरणें बच गई आपका। अवरक्त अवरक्त किरणें अवरक्त किरण की खोज अवरक्त किरण की खोज किसने किया? हर्सेल ने किया था। अवरक्त किरण की खोज किसने किया? हर्सेल ने की। हर हर्सेल ने किया। हर्सेल ने किया था। अवरक्त किरण की खोज किसने किया? हर्सेल ने किया था। और है इसकी वेवलेंथ 7.8 गुना 7.8 गुना 10 के पावर 7 से 10 के पावर -7 मीटर से 10 के पावर -3 मीटर तक है। 10 के पावर -3 मीटर तक है। तो कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो किसकी होती है? अवरक्त की होती है। किसकी होती है? अवरक्त की होती है। क्या है? 10 के 7 गुना 7.8 7.8 गुना 10 पावर -7 मीटर से 10 पावर -3 मीटर तक होती है। तो 3 मीटर तक की होती है। और पराबैंगनी किरणें की खोज किसने किया था? रीटर ने किया था। और गामा किरण की खोज किसने किया? गामा किरण की पॉल बिलार्ड ने किया था। अवरक्त किरण की खोज किसने किया? हर्सेल ने किया था। किसने किया? हर्सेल ने। तो इस प्रश्नों का आंसर कितना हो जाएगा? अवरक्त किरण। अवरक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवरक्त हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोई भाग नहीं। किरीट, कोरोना, वर्णमंडल और प्रकाश मंडल, फोटोस्फेयर। कहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोई इसमें लिखा है कोई भाग नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ भाग दिखाई देती है। जो भाग दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? किरीट कहते हैं, कोरोना कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? किरीट कहते हैं, अर्थात कोरोना कहते हैं। क्या बोलते हैं? किरीट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर का। अब अगला प्रश्न आपके बीच में है। कहता है समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है, आभासी होता है, पटल पर बन सकता है, वस्तु से जरा सा छोटा बनता है। अब देखिए समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब द्वारा बनी प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब ऐसा बनता है। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करते हैं तो दीजिए। तो कहता है ये समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ये नहीं होता है। कौन सा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण में क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब का होता है। कौन सा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है जो दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे बनती। क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब कहते हैं दंत चिकित्सक का दर्पण क्या होता है?
बेलनाकार दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। अब थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करना है कि समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण में कौन-सी प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के समान बनता है। एवं क्या बनता है? वस्तु के समान, वस्तु के समान बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के क्या बनता है? बराबर बनता है। अब देखिए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में क्या होता है? ये जो समतल दर्पण हम लोग घरेलू यूज में करते हैं, क्या करते हैं? घरेलू यूज में करते हैं। घरेलू प्रयोग किसका करते हैं? समतल दर्पण का प्रयोग क्या करते हैं? घरेलू में करते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब, क्या बनता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। जैसे उत्तल दर्पण में आप देखेंगे मोटरसाइकिल के जो साइड मिरर है उसमें कौन सी दर्पण होता है? उसमें उत्तल दर्पण होता है। जो पीछे से गाड़ी आती है, पीछे से कोई वाहन आती है, कोई व्यक्ति आती है, उसकी पूरी फिगर आपको उस दर्पण में दिखाएगा, छोटा करके आपको दिखा देगा। तो ये क्या होता है? उत्तल दर्पण जो लिख सकते हैं मोटरसाइकिल या वाहनों के वाहनों के साइड मिरर के रूप में काम करता है। साइड मिरर के साइड मिरर में, साइड मिरर में क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। अब देखिए अवतल दर्पण, ये वस्तु से बड़ा दिखता है, ये वस्तु से क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या करता है? ये हजामत बनाने के लिए, हजामत बनाने के लिए, या डॉक्टर डॉक्टर का अपने काम में प्रयोग करता है, उसके लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए इसमें कहता है दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार होता है? तो अवतल दर्पण होता है। कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, जो वस्तु से बड़ा बनाता है, जो वस्तु से बड़ा बनाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। मैं साथियों, सभी साथियों से कहना चाहते हैं, जो साथी इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर नया है, यदि क्लास अच्छा लगता होगा, यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी अपने साथियों के बीच करें। और जो चैनल पर नया है, निश्चित रूप से आप उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके इस प्यार से, आशीर्वाद से हमारी मिशन ऑनलाइन एकेडमी टीम बहुत अच्छे से कंटेंट आपके बीच में लाने में मदद मिलेगी और वो ला सकेगी। तो 14 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आंसर क्या होगा इसका? आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, अवतल दर्पण। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। अब ये 15 नंबर प्रश्न आपके बीच है, कहता है मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु समतल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है, बेलनाकार दर्पण लगा होता है। अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन जवाब थे, मोटर वाहनों में साइड मिरर के रूप में क्या होता है? साइड मिरर के रूप में क्या होता है? साइड मिरर जो होता है उसमें कौन लगता है? उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहते 3 प्राथमिक वर्ण है, यानी वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब रंग, कलर, वर्ण मतलब रंग अर्थात कलर। 3 प्राथमिक कलर कौन कौन सा है? तो 3 प्राथमिक कलर कौन कौन है? नीला, हरा, लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, जामुनी, नीला। तो आपको 3 प्राथमिक रंग, आपका प्राथमिक रंग जो है, प्राथमिक रंग कौन कौन है? 3 रंग क्या है? प्राथमिक रंग। आप कौन कौन रंग? 3 रंग क्या है? 3 रंग क्या है? प्राथमिक है, लाल, हरा और नीला। कौन रंग है? लाल। नंबर आपका लाल, अर्थात क्या है? रेड। लाल और हरा, हरा कौन सा? ग्रीन, ग्रीन। और नीला, और नीला होगा ये ब्लू। क्या है? तीनों रंग क्या हो गया? 1
2 3, इन्होंने कितना हो गया प्राथमिक रंग। अब देखिए द्वितीय रंग किसे कहते हैं? द्वितीय रंग उसको कहते हैं द्वितीय, द्वितीयक, द्वितीयक रंग जो है, द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? कोई दो प्राथमिक रंग मिल करके, कोई दो प्राथमिक रंग मिलता है और तीसरा रंग तैयार हो जाती है, उसको द्वितीयक रंग कहते हैं। कोई दो प्राथमिक रंग मिल करके तीसरे कलर तैयार होती है, उसको द्वितीय रंग कहते हैं। जैसे आपको, जैसे आप लिख सकते हैं लाल और नीला मिल क्या बन जाता है? मैजेंटा। जैसे कि लाल, जैसे आपका क्या है, जैसे कि आपका ये लाल, लाल और नीला, कि इसमें लाल, लाल हो जाए और प्लस क्या हो जाए? नीला, ये मिल जाता है, क्या बनता है? मैजेंटा। मैजेंटा, ये कौन सा रंग बन जाता है? मैजेंटा रंग। तो ये कौन बना? ये लाल और नीला मिलकर क्या बन जाता है? मैजेंटा बन जाता है। तो मैजेंटा को क्या बोलेंगे? द्वितीयक कलर बोलेंगे, द्वितीयक कलर बोलेंगे या द्वितीयक रंग बोलेंगे। इसी प्रकार जैसे लाल और हरा मिला दीजिए, लाल, लाल और हरा, लाल और हरा मिल जाता है, क्या बन जाता है? ये पीला बन जाता है। क्या बन जाता है? पीला। और पीला को क्या बोलेंगे? द्वितीयक रंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वितीयक रंग बोलेंगे। अब आपका प्रश्न है तीन प्राथमिक रंग कौन कौन है? तो कौन कौन है? लाल, हरा और नीला। तो लाल, हरा और ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? एक होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक। ऑप्शन एक हो जाएगा आपका। अब अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कहता है कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टि पटल रेटिना के सदृश होता है? कैमरा का कौन सा लेंस, द्वारक, फिल्म और शटर? आंसर क्या होगा आपका? बी नंबर क्या होगा? फिल्म। आंसर क्या होगा? बी नंबर क्या होगा? फिल्म। हो जाएगा आपका बी नंबर, फिल्म जो है रेटिना की तरह है। अब देखिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर तीक्ष्ण होने के कारण उसकी, अब देखिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का स्वर क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। मतलब तीक्ष्ण होता है, पतला क्या होता है? पतला होता है। और तीक्ष्ण तीक्ष्ण मतलब कि बहुत ही कोमल भी कह सकते हैं, पतला भी कह सकते हैं, नुकीला भी कह सकते हैं, तीव्र भी कह सकते हैं। तो क्या होता है? उसकी क्या कारण है? उच्च आवृत्ति होती है, उच्च आयाम होती है, निम्न आवर्ती होती है, कमजोर वाक तंतु होता है। क्या होता है उसका? उच्च आवृत्ति होती है। आंसर क्या होगा उसका? उच्च आवृत्ति होती है। आंसर क्या होगा? उच्च आवृत्ति होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके कारण क्या है? जिसके कारण क्या होता है उसमें? जिसके कारण उसका पतला आवाज होती है, तीक्ष्ण आवाज होती है। किसको? पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर क्या होता है? तीक्ष्ण होने की क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी होता है, उच्च आवृत्ति होती है, उच्च आवृत्ति होती है। अब 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है ध्वनि का अधिकतम वेग कम वाक तंतु है। ध्वनि का अधिकतम कहता है, ध्वनि का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 आपका है। ध्वनि का अधिकतम वेगा जो है, अधिकतम वेग, अधिकतम वेग, ये अधिकतम वेग ये नहीं होगा आपका। अधिकतम वेग ये सब नहीं होगा। क्या होगा? अधिकतम वेग एक कहाँ होता है? ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है? निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है, इस्पात में होता है। आप जानते होंगे ध्वनि, जैसे कि अभी किसी पदार्थ, यदि पदार्थ का तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ध्वनि जो है सबसे कम गैस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में होती है। जैसे ध्वनि की चाल जो है वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ध्वनि की चाल जो है वायु में कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, प्रति सेकेंड होती है। ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। जल में जो होता है
1483 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में क्या होता है? 1483 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और लोहा, क्या कहते, ठोस क्या होता है? लोहा होती है। जैसे ठोस, जैसे लोहा में कितना होता है? तो 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आपको ध्वनि को एक माध्यम चाहिए। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या चाहिए? एक माध्यम की आवश्यकता होती है। एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम आपका तीन है, ठोस, द्रव और गैस है। सबसे कम गैस में होती है, उसके बाद जल में होती है, द्रव में होती है, और सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। अर्थात इस्पात में ध्वनि की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अधिक किस में होगा? तो इस्पात। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगा? इस्पात में। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है मैक संख्या का संबंध किससे है? ध्वनि के वेग से, जलयान के वेग से है, वायुयान के वेग से है, और अंतरिक्ष यान के वेग। मैक संख्या, मैक संख्या किससे संबंधित? मैक संख्या तो किससे संबंधित है? मैक संख्या जो है वायुयान के वेग से संबंधित है। मैक संख्या वायुयान के वेग से है। रखेंगे एक वायुयान के वेग को क्या बोलेंगे? मैक संख्या में डिनोट। मैक संख्या अतः निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती? किसको? विद्युत को, यानी विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तित, विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तित करता है। कौन सा है? विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बताइएगा। विद्युत को विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने, विद्युत को क्या करना है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो क्या होगा आंसर आपका? विद्युत मोटर। क्या होगा आपका? विद्युत मोटर होगा। तो क्या होगा? विद्युत मोटर होगी। जाएगा आपका विद्युत मोटर। चलिए ठीक है, आंसर विद्युत मोटर सी नंबर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अब 22 नंबर प्रश्न में कहता है लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन, लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन क्या होता है? ध्वनि से यांत्रिक, पश्चात विद्युत ऊर्जा, विद्युत से यांत्रिक, उसके बाद ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि से विद्युत, उसके बाद ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा मिलता है। अब देखिए लाउड स्पीकर जो है, लाउड स्पीकर जो है, लाउड स्पीकर का, लाउड स्पीकर क्या होगा? लाउड स्पीकर आपका हो जाएगा ध्वनि से, अब जैसे ध्वनि से यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि से यांत्रिक, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में जाना, विद्युत ऊर्जा में जाना क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन का। कौन सी ऊर्जा पर जाता है? माइक्रोफोन। क्या होगा ये? माइक्रोफोन होता है। इसमें ध्वनि से यांत्रिक और यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा किसमें होता है? माइक्रोफोन। इसमें होती है माइक्रोफोन में। अब कहता है विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि, क्या होता है? लाउड स्पीकर। क्या होता है? लाउड स्पीकर में। किसमें होता है? लाउड स्पीकर में। किसे? विद्युत से यांत्रिक, उसके बाद ध्वनि ऊर्जा लाउड स्पीकर होता है। अब कहता है ध्वनि, विद्युत और ध्वनि से ध्वनि, ये आपका अभी ध्वनि से ध्वनि नहीं होती है, यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में क्या होती है? ये सितार में होती है। क्या होता है? सितार में होती है। इसमें होती है सितार में। यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला है सितार है। अब प्रश्न आपके बीच है लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है? तो लाउड स्पीकर में अब विद्युत से यांत्रिक में, और क्या उसके बाद क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी हो जाएगा।
ऑप्शन बी हो जाएगी आप। अब अगला प्रश्न आइए, अब अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कहलाती है। अब देखिए यांत्रिक को विद्युत में, अब क्या करती है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, तो क्या कहलाता है, तो पहला क्या है, विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या करता है, विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में करता है। विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है। किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और ट्रांसफार्मर तो एसी डीसी का काम है। अब देखिए डायनमो, डायनमो क्या होता है, डायनमो जो है, डायनमो थोड़ा देर पहले आप देख चुके हैं। डायनमो क्या कर, डायनमो देख चुके हैं, डायनमो आप देख ही चुके, इससे पहले क्या करती है। उसके बाद विद्युत मोटर, विद्युत मोटर का क्या काम है, विद्युत मोटर का काम, विद्युत मोटर का काम है, विद्युत मोटर का क्या है काम, विद्युत मोटर का काम आपका क्या है, विद्युत ऊर्जा से क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर का काम है, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा से क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा ट्रांसफर करता है। इसमें यांत्रिक ऊर्जा में। अब कहता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करने का काम कौन करता है, यांत्रिक को, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने करती है डायनमो। कौन करती है, डायनमो करती है। क्वेश्चन आपका है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली क्या कहलाती है, डायनमो। डायनमो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर आपका हो जाएगा। अब आइए अगला 24 नंबर प्रश्न देखते हैं आपके बीच में। 24 नंबर प्रश्न है, कहते हैं विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य, विद्युत परिपथ में फ्यूज का काम क्या है, बिजली के झटके से बच, धारा के प्रवाह को नियमित करना है, अतिभारण ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना है, उपरोक्त जैसा कुछ नहीं। अब देखिए जो विद्युत परिपथ में फ्यूज जो लगता है, जो बोर्ड में फ्यूज रहता है, उसका क्या काम है, उसका काम जो है, यदि आपको ओवरलोड होगा, यदि क्षमता से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, तो क्या करती है, वह फ्यूज जो है अपने आप में गल जाती है, टूट जाती है, जिससे परिपथ को भंग कर देती है और अपनी जो विद्युत उपकरण है उसको बचाने के सर क्या होगा, यह अतिभारण ओवरलोडिंग या लघुपथ की स्थिति में परिपथ को क्या करती है, भंग कर देती, भंग कर देती है और इसीलिए अपने विद्युत उपकरण को करती है। तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न आपके बीच में है। कहते हैं परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है, 10⁻⁶ मीटर होती है, 10 की पावर -10 मीटर होती है, 10 की पावर -14 मीटर होती है, 10 की पावर -15 मीटर होती है। जब परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है, प्रभावी त्रिज्या, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है, आप लोग जवाब जानते होंगे, दे सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, 10 की पावर -10 मीटर होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, 10 की पावर -10 मीटर होती है। फिर से मैं सभी साथियों को मैं कह दूं, सक्षमता परीक्षा, सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए, सक्षमता परीक्षा जो 2024 में होने वाली है, जो 2024 में होने वाली है, सभी नियोजित भाइयों बहनों के लिए, भाइयों बहनों के लिए होगा जो राजकर्मी की दर्जा प्राप्त करने, उसकी बैच आप मिशन ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो गई है। प्रत्येक दिन आपको यूट्यूब पर लाइव 6 बजे से लेकर के 9 बजे बीच में आपके आप शुरू हो गया है। आप इसे जुड़ने के लिए कैसे जुड़ेंगे,
क्या करेंगे, आप कैसे तैयारी करेंगे, 7992258422 पर क्या करें, कॉल करें या व्हाट्सअप करें, कॉल करें या व्हाट्सअप करें। अंत में फिर आप सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, यदि आज का क्लास, आज का सेशन अच्छा लगा, तो आप लाइक शेयर निश्चित रूप से करेंगे। और जो साथी यूट्यूब पर नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दें। आने वाला दिन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आप लोग बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा। थैंक यू।